Good morning, dear students. We are doing our fifth lesson, Legislature, from our political science book, Indian Constitution at Work. Today we shall discuss about how does the Parliament make law. आज हम संसद कानून कैसे बनाती है के बारे में डिस्कस करेंगे. The basic function of any legislature is to make laws for its people. A definite procedure is followed in the process of making law. Some of the procedures of making laws are mentioned in the Constitution, while some have evolved from conventions. Follow a bill through the legislature process and you will clearly see the law-making process in technical and even tedious. संसद कानून कैसे बनाती है? हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ? संसद का जो प्रमुख काम है अपनी जनता के लिए कानून बनाना है. कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है. कानून बनाने की विधियों से कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है. कुछ विधियां जो किस तरीके से कानून बनेगा इसका उल्लेख संविधान में हुआ है. लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियां कालक्रम में लगातार पालन के लिए, लेकिन जो क्या कहेंगे इसको कि कानून बनाने की जो कुछ विधियां होती हैं उनके कालक्रम में लगातार पालन किए जाने का स्वीकार की कर ली गई है. सम ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ लॉ मेकिंग मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल सम हैव evolved फ्रॉम कन्वेंशंस. फॉलो ए बिल through the legislature process and you will clearly see that the law making process is technical and even tedious. एक बिल है, बिल की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए कि कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी भी विधेयक को जो कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है. इन अवस्थाओं में देखने पर साफ साफ पता लगता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया कितनी टेक्निकल है, कितनी टेडियस है, कितनी कठिन है. पीपल्स इनपुट्स, जनता की इच्छाएं. यहाँ पर जैसे कमेटी गिव्स रिपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो समिति है वो रिपोर्ट देती है कि जनता की इच्छा क्या है. सबसे पहले हम जनता की इच्छा को जानते हैं. जनता की इच्छा को जानने के बाद ही उस पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है. तो पहले जो कमेटी है रिपोर्ट देती है, मतलब समिति रिपोर्ट देती है. बिल सेंट टू कमेटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ. जो वो बिल है फिर कमेटी के पास भेजा जाता है. पहले क्या होता है, बिल आता है. बिल पहले हमारे पास बिल होगा, बिल के बारे में चर्चा की जाएगी. अगर वो बिल कोई धन विधेयक नहीं है तो उसको किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है. पहले क्या होगा, बिल होगा हमारा. पहले क्या होगा, वो बिल होगा. बिल के ऊपर चर्चा. इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल. अगर वो धन विधेयक नहीं है, नॉन मनी बिल है, तो वो किसी भी सदन में पेश किया जाता है पहले जनता की इच्छा अनुसार. बिल सेंट टू कमेटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ. बिल कमेटी के पास भेजा जाता है और फिर उस पर सदन में चर्चा की जाती है. कमेटी गिव्स रिपोर्ट. उसके बाद कमेटी उसकी रिपोर्ट देती है. ये पीपल्स इनपुट्स हैं, लोगों की इच्छाओं के अनुसार वो सारा का सारा चलता है. इसके आफ्टर हाउस मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट. अब ये ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का सदन, कोई भी सदन है, उस रिपोर्ट को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये उनकी इच्छा है. डिटेल डिस्कशन ऑफ द बिल इन हाउस. सदन में उस विधेयक के ऊपर पूरी विशेष तौर पर चर्चा की जाती है पूरी, और उसके बाद बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. या तो बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. फिर सेंड टू अदर हाउस, और फिर इसको दूसरे सदन में, दूसरे हाउस में भेजा जाता है. अदर हाउस इज अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशंस. दूसरा हाउस या तो उसको अप्रूव कर देता है, मतलब उसको मान लेता है, मंजूरी दे देता है,
या फिर उसके ऊपर रिकमेंडेशन देता है, कुछ सुझाव देता है, सिफारिशें भेजता है। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को जो पार्लियामेंट के वो बुलाया जाता है। फिर इसके आफ्टर प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड्स बैक द रिकन्सिडरेशन, राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देते हैं। फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट में वो विधेयक का कानून बन जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बार बार वीडियो है, उसको देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अ बिल इज़ ए ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स। व्हेन ए नॉन मिनिस्टर proposes a bill, it is called private member's bill. A bill proposed by a minister is described a government bill. Let us and now see the different stages of the bill in the life of a bill. तो क्या होता है कि सबसे पहले मंत्री के अतिरिक्त अगर कोई और सदस्य उस बिल को, उस विधेयक को पेश करें तो ऐसे बिल को, ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है। यदि मंत्री के द्वारा वह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसको सरकारी विधेयक कहते हैं कि ये विधेयक क्या है, सरकारी है। मंत्री के द्वारा सरकारी विधेयक, और विधेयक जिन चरणों से होकर जो पारित होता है, तो पहले उसको देख लेते हैं एक बार कि किन किन जो चरणों से, किन किन सोपान से, स्टेजेस से बिल गुजर के कानून बनता है। टाइप्स ऑफ बिल कौन कौन से होते हैं, पहले ये देखिए। विधेयक यानी कि बिल के प्रकार कौन से होते हैं। बिल के प्रकार हैं, गवर्नमेंट बिल होते हैं, तो सरकारी बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, निजी सदस्यों का कोई कानून हो सकता है, कोई बिल हो सकता है। एक नॉन मनी बिल हो सकता है, पैसे से जुड़ा कोई काम ही नहीं होता उसमें। एक जो मनी बिल होता है, ठीक है। तो फिर इसके साथ एक साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, सामान्य विधेयक कह सकते हैं जिसको, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान में सुधार करने के लिए एक बिल होता है, एक वो बिल होता है। इवन बिफोर ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट देयर मे बी ए लॉट ऑफ डिबेट ऑन द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच ए बिल। ए पॉलिटिकल पार्टी मे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इनिशिएट ए बिल in order to fulfill its election promises or to improve its chances of winning forthcoming elections. Interest groups, media and citizens forums may also pressure the government for a particular legislation. Lawmaking is thus not merely a legal procedure but also a political course of action. The preparation of a bill itself involves many considerations such as resources required to implement the laws, the support or opposition that the bill is likely to procedure, the impact that the law may have on the electoral prospect of the ruling party, etc. In the era of coalition politics, especially, a bill proposed by the government has to be acceptable to all the partners of the coalition. Such practical considerations can hardly be ignored. The cabinet considers all these before arriving at decision to enact a law. क्या होता है कि even before a bill is introduced in the parliament, there may be a lot of debate on the need of the introducing such a bill. संसद में कोई बिल, कोई विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले उस पर काफ़ी विषयों को लेकर, काफ़ी बातों को लेकर काफ़ी बहस होती है कि इस विधेयक की ज़रूरत क्या है, क्यों ये विधेयक चाहिए। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए या फिर आगामी चुनाव को जीतने के इरादे से किसी बिल को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव बना सकता है। अनेक हित समूह होते हैं, मीडिया होते हैं, नागरिक हैं, नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। अंततः जो कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, लेजिस्लेचर प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है, पॉलिटिकल प्रोसेस भी है,
विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ जो दल है उसका चुनावी संभावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर पर जो तो इसका यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। जैसे आज के गठबंधन जो सरकारों के युग में सरकार क्या करती है, सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो विधेयक होता है उसको सत्तारूढ़ जो दल है उसकी चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई कानून लेकर आने पर जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बड़ी चीज़ देखी जाती है। ख़ास तौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी घटक दलों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। Once the cabinet approves the policy behind the legislation, the task of drafting the legislature begins. The draft of any bill is prepared by the concerned ministry. For instance, the draft of any bill prepared by the concerned ministry. For instance, a bill raising the marriageable age of girls from 18 to 21 will be prepared by the law ministry. The Ministry of Women and Child Welfare may also be involved in it. This is also possible. Within the parliament, a bill may be introduced in the Lok Sabha or Rajya Sabha by a member of the house. But often a minister responsible for the subject introduces the bill. A money bill can be introduced only in Lok Sabha. Once passed there, it is sent to the Rajya Sabha. तो प्राय क्या होता है कि एक बार जब एक मंत्रिमंडल ने किसी कानून को किसी नीति को जो स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य जो शुरू हो जाता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है उसी मंत्रालय का प्रारूप उसमें बनाता है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए लड़कियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है तो इसका प्रारूप क्या करेगा, विधि मंत्रालय बनाएगा, कानून मंत्रालय बनाएगा, लॉ मिनिस्ट्री बनाएगी। इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी संभव है। A large part of the discussion on the bills takes place in the committees. The recommendations of the committee is then sent to the House. That is why committees are referred to as miniature legislature. This is the second stage in the law-making process. In the third and final stage, the bill is voted upon. If a non-money bill is passed by one house, it is sent to the other house where it goes through exactly the same procedure. संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में यदि कोई सदस्य एक विधेयक को पेश कर सकता है, जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर उस विधेयक को पेश करता है। ये बात ध्यान रखें। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में धन विधेयक कभी पेश नहीं किया जा सकता। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे फिर राज्यसभा के पास भेजा जाता है। As you know, अच्छा उसको भेजा जा सकता है, where it goes to the exactly to the same procedure. तो विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर जो संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन में भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है।
जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर लिया जाता है तो दूसरे सदन में वो भेज दिया जाता है, दूसरे सदन में भी वह इसी प्रकार से गुजरता है और एक प्रक्रिया उसके सामने आती है। एज यू नो ए बिल हैज़ टू बी पास्ड As you know, a bill has to be passed by both houses for enactment. If there is a disagreement between the two houses, Lok Sabha or Rajya Sabha, on the proposed bill, attempted means to resolve it through joint session of parliament. Means both of the sessions, Lok Sabha and Rajya Sabha, are called together. In the few instances when joint session of the parliament were called to resolve a deadlock, the decision has always gone in favor of the Lok Sabha. जैसा आपको पता है पहले कि किसी विधेयक को लागू करने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना बहुत ज़रूरी होता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। लेकिन यदि प्रस्तावित कोई विधेयक, कोई बिल है, उस पर दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय वो हमने देखा कि हमेशा से ही लोकसभा के पक्ष में आया है। इफ़ इट इज़ द मनी बिल, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैनॉट रिजेक्ट इट। If it takes no action within 14 days, the bill is deemed to have been passed. Amendments to the bill suggested by Rajya Sabha may or may not be accepted by Lok Sabha. लेकिन अगर जो बिल है वो मनी बिल हो, धन विधेयक हो, तो उसके मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या फिर उसको संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। लेकिन वह धन विधेयक हो, अगर मनी बिल हो, तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर अंदर कोई निर्णय नहीं ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है और विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान सकती है और नहीं भी मान सकती। ये जरूरी नहीं है कि जो उसने रिकमेंडेशंस भेजी है वो लोकसभा के लिए माननी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इज़ दिस हाउ दे फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। तो क्या आपको लगता है इस तरीके से वो रूल फॉलो करते हैं? एक जो विधेयक का समर्थन करेगा और दूसरा विरोध करेगा, बहस होती है उनके ऊपर, आपसी सहमति से वो फिर सुलझाए जाते हैं ऐसे मुद्दे। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर in respect of money bills. A money bill shall be introduced in the Council of States. When तो इसमें आर्टिकल जो अनुच्छेद 109 है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। When a bill is passed by the two houses, by both houses, it is sent to the president for his assent. The assent of the president results in the enactment of a bill into a law. जब कोई विधेयक है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस एक बार चेक कर लीजिए, क्या इसमें चेक योर प्रोग्रेस, कहाँ तक आप पहुँचे, क्या यहाँ पे समझे हैं आप। फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, डू यू think the parliament can devote enough time for the through discussion of the bills? If not, then what remedies would you suggest to overcome this difficulty? कानून बनाने की विधि के अध्ययन के बाद क्या आपको लगता है कि संसद विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए पर्याप्त समय दे सकती है? अगर नहीं तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो यहाँ तक है। तो नेक्स्ट है, थोड़ा और कर लेते हैं अभी। हाउ डज द पार्लियामेंट्री कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? संसद कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे करती है? इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और ए कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट हैज़ ए मेजॉरिटी इन लोकसभा. It is not difficult for executives to exercise unlimited and arbitrary powers with the support of the
majority party. In such a situation, parliamentary democracy may slip into cabinet dictatorship, where the cabinet leads and the house is merely follows. Only if the parliament is active and vigilant can keep it regular and effective check on the executive. There are many ways in which the parliament can control the executives, but basic to them all is the power and freedom of the legislature as people representatives to work effectively and fearlessly. For instance, no action can be taken against a member for whatever the member may have said in the legislature. That is known as parliamentary privilege. The presiding officer of the legislature has the final powers in deciding matters of breach of privilege. The main purpose of such privileges is to enable the members of the legislature to represent the people and exercise effective control over the executives. How does the parliament exercise such control? What are the means available at its disposal? Is parliamentary control successful in curbing executive access? In a parliamentary democracy, the executive is drawn from the party of or a coalition of parties that is majority in Lok Sabha. जिस दलों के गठबंधनों को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है. It is not difficult for the executive to exercise unlimited and arbitrary power within the support of the majority party. ये संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर कार्यपालिका अपनी शक्तियों को मनमाने ढंग से प्रयोग करने लगे. ऐसी स्थिति में जो संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा. जब संसद सक्रिय है और सचेत होगी तो वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी ढंग से नियंत्रण रख सकेगा. संसद अनेक विधियों का प्रयोग करके कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता वो है प्राप्त हो. उदाहरण के लिए विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती. फॉर इंस्टेंस, नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए मेंबर फॉर whatever the member may have said in the legislature. This is known as the parliamentary privilege. इसी को जो हम विशेष अधिकार कहते हैं. विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेष अधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है. The main purpose of such privileges is to enable the members of the legislature to represent the people and exercise effective control over the executives. How does the parliament exercise such control? What are the means available at its disposal? Is parliamentary control successful in executive exercise? ऐसे जो विशेष अधिकार हैं उनका उद्देश्य यह है कि संसद और विधायक अपनी जनता का ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व करें, उनके प्रति लॉयल हों, ईमानदार हों, उनकी इच्छाओं को अच्छे तरीके से वहन करें, उनके अनुसार कार्य करें और कार्यपालिका पर वो प्रभावी तरीके से नियंत्रण भी रखें. संसद यह नियंत्रण कैसे रखती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की जातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है? इन सभी प्रश्नों का जो जवाब हम कल को आपको देंगे. कल को हम नेक्स्ट जो करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, यानी संसदीय नियंत्रण के साधन, इनके बारे में हम कल को अध्ययन करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. प्यारे बच्चों, आप कंटिन्यू जो वर्क करते रहें, अपने होमवर्क की जो नोटबुक हैं उसको चेक करवाने के लिए भेजते रहें. और अगर ऐसा करेंगे बेटा, रेगुलर अपनी पढ़ाई के टच में रहेंगे
तो हमें खुशी होगी, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो आप अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं बेटा, तो आप न पढ़ें, जिस भी तरीके से आपने करना वो करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे तो दूसरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, दुनिया में आगे वही निकलता है जो इस समय काम कर रहा है, और हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे, बल्कि बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे लगभग काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं जहाँ पे जागरूकता की कमी है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी तुलना दूसरे बच्चों से करें, और बेटा अच्छे से अपनी तुलना करें तो आप अच्छे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप अपनी तुलना दूसरे ऐसे बच्चों से करें जो काम ही नहीं करते, तो बेटा आप श्योर हो वो नीचे ही रहेंगे। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू। कल को हम जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल है यहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।